IITM डेटा साइंस स्टैटिस्टिक्स क्वालिफायर के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन्ड इन वन शॉट एंड ऑल द इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स फॉर्मूला जो कि तुम्हें पता होने चाहिए बिफोर द क्वालिफायर एग्जाम। सो फर्स्ट इज मीन सबको पता है, जो भी डेटा दिया होता है उसकी एवरेज क्वांटिटी को मीन बोल देते हैं। तो फॉर्मूला सिंपल है, सम ऑफ ऑल द क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ टोटल क्वांटिटीज। सैंपल के केस में n-1 होता है और पॉपुलेशन के केस में n होता है। तो ये शुरू के बहुत बेसिक फॉर्मूलेज हैं जो 10th में पढ़ रखे हैं। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पुराने डेटा सेट को क्वेश्चंस में चेंज कर देते हैं। सो फॉर एग्जांपल डेटा सेट के हर वैल्यू में कोई नंबर ऐड कर देते हैं, तो जो उसका मीन होता है डेटा सेट का वो भी चेंज हो जाता है एंड द न्यू मीन इज जस्ट ओल्ड मीन, और जो कांस्टेंट नंबर सब डिजिट्स पे ऐड किया था वो भी ओल्ड मीन के साथ ऐड करके न्यू मीन आ जाता है। सिमिलरली अगर कोई किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं ईच नंबर से, तो ओल्ड मीन को भी उससे मल्टीप्लाई करके न्यू मीन पता कर सकते हैं। नाउ अगर डिजिट्स रिपीटिंग है और उनकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच डिजिट मल्टीप्लाइड बाय द डिजिट और उनका समेशन कर देते हैं। इस सिग्मा समेशन डिनोट करता है, उन सब का समेशन करके डिवाइड कर देता है टोटल क्वांटिटी से, जो कि समेशन ऑफ ईच फ्रीक्वेंसी है, तो भी मीन की वैल्यू पता लग जाती है। और अगर डेटा सेट इस मैनर में है, जैसे कि 60 to 70 रेंज दे रखी है, तो उसका मिड पॉइंट जो कि 65 होगा उसको क्लास इंटरवल बोल देते हैं, और इसी क्लास इंटरवल को उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देते हैं, तो भी मीन पता चल जाता है। मोड वो होता है जो कि क्वांटिटी सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है, यानी इसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, उसी को मोड कह देते हैं। और जैसा मीन के लिए होता है वैसे ही मोड के लिए होता है। मोड में भी कांस्टेंट ऐड कर देता है तो नया मोड पता लग जाता है, और अगर हर वैल्यू को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया तो मोड में भी वही कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देता है तो नया मोड पता चल जाता है। तो ये वो सेम मीन वाले दो पॉइंट हैं इधर भी। अब मीडियन मिडिल वैल्यू को कहते हैं एक ऑर्डर डेटा सेट के, यानी कि अगर सारे नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है तो जो मिडिल वैल्यू होगी उसको ही मीडियन कह देते हैं। मीडियन के दो फॉर्मूले होते हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड है, यानी कि टोटल 7 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो मीडियन 7 + 1/2 यानी कि फोर्थ ऑब्जर्वेशन, 4 नहीं, फोर्थ नंबर पे जो ऑब्जर्वेशन होगी वही मीडियन हो जाएगा। और अगर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है तो ये वाला फॉर्मूला, इसमें एक और डिवाइडेड बाय 2 आएगा इसके नीचे, तो ये वाला जो फॉर्मूला होगा ये यूज होगा। यानी कि फॉर एग्जांपल टोटल ऑब्जर्वेशन 6 है, तो 6/2 यानी थर्ड, एंड 6/2 3 + 1 यानी फोर्थ ऑब्जर्वेशन का जो मीन आएगा, यानी कि दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो वही मीडियन हो जाएगा। इधर भी वही सेम मोड और मीन वाले फॉर्मूले कि अगर एक टर्म एडेड है, कांस्टेंट एडेड है, तो मीडियन में भी कांस्टेंट ऐड करके नया मीडियन पता लग जाएगा, और कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है तो मीडियन में भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके नया मीडियन पता लग जाएगा। वैसे ये चीज़ें इंट्यूटिवली भी पता लग जाती हैं, बट स्टिल बता दिया। रेंज इज सिंपली सबसे बड़ी वैल्यू को सबसे छोटी वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर देता है तो रेंज पता लग जाती है। अगर सब नंबर्स में कांस्टेंट ऐड करा है तो रेंज में कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मल्टीप्लाई करा है कांस्टेंट तो ओल्ड रेंज में भी नया कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके नई रेंज आ जाती है। नाउ वेरिएंस स्प्रेड ऑफ द डेटा होता है, यानी कि ऑन एवरेज एक वैल्यू दूसरे वैल्यू से कितना वेरी करती है, कितना चेंज होती है, जितना ज़्यादा चेंज उतनी ज़्यादा वेरिएंस। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस। ये म्यू मीन सिग्निफाई करता है, ये मीन लिखा है, तो हर वैल्यू को डेटा सेट के मीन से सब्ट्रैक्ट करके उसका स्क्वायर कर देना है, और फिर इन सारे स्क्वायर्स का सम टोटल नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड करने पर वेरिएंस आ जाती है। और वही सेम सैंपल है तो n-1 होगा, पॉपुलेशन है तो n रहेगा। अगेन ये वही सेम फॉर्मूला रिपीट हो रहे हैं, इनको भी याद रखना। और स्टैंडर्ड डिविएशन बेसिकली वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है, तो वेरिएंस को स्क्वायर रूट कर दोगे तो स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगी। अगेन दीज आर टू रिमेंबर। नाउ परसेंटाइल से हम किसी भी डेटा सेट में किसी भी वैल्यू की रिलेटिव स्टैंडिंग पता करते हैं। रिलेटिव कीवर्ड है, यानी उस डेटा सेट के हिसाब से, नॉट एब्सोल्यूट। नाउ अब क्वेश्चंस में क्या होता है कि कोई एक परसेंटाइल बता देंगे और हमें पता करना है कि कौन सी वैल्यू की डेटा सेट में वो परसेंटाइल है। सो फॉर एग्जाम्पल हमें बोल दिया कि 25th परसेंटाइल जिस वैल्यू की है वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले डेटा सेट को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है ऐसे। फिर जो परसेंटाइल फाइंड आउट करनी थी, इन दिस केस 25, तो 25 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमें p की वैल्यू पता चल जाएगी। इन दिस केस p की वैल्यू 0.25 आएगी, और टोटल ऑब्जर्वेशन n से डिनोट होती है जो कि 10 है, तो नंबर इस फॉर्मूले से फाइंड आउट होगा np, यानी कि 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.25 जो कि 2.5 आता है। अब ये एक इंटीजर नहीं है, तो इससे जस्ट बड़ा जो इंटीजर होगा, इन दिस केस 3, उसको हम कंसिडर करेंगे, यानी कि इस डेटा सेट की थर्ड वैल्यू इस नंबर, तो असेंडिंग ऑर्डर में थर्ड वैल्यू 47 है, तो 25th परसेंटाइल इस डेटा सेट की 47 है। सिमिलरली किसी भी नंबर को इसी मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं, 58th परसेंटाइल, 75th परसेंटाइल, सब।
जस्ट अ क्विक रिमाइंडर, अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देख ली दैट मीन्स यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो ऐसी और वीडियो के लिए। एंड या बैक टू द वीडियो। तो 5 नंबर समरी एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि किसी भी डेटा सेट को 5 नंबर से डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसकी मिनिमम वैल्यू, फिर फर्स्ट क्वार्टाइल यानी कि जो 25th परसेंटाइल वाली वैल्यू होगी उसको फर्स्ट क्वार्टाइल बोल देंगे, 50th परसेंटाइल वाली वैल्यू को सेकंड क्वार्टाइल बोल देंगे, और 75th परसेंटाइल वाली वैल्यू को थर्ड क्वार्टाइल बोल देंगे, एंड द मैक्सिमम नंबर। तो ये 5 नंबर 5 नंबर समरी बना देते हैं। नाउ इंटर क्वार्टाइल रेंज, ये बहुत ज़रूरी फॉर्मूला है, IQR एब्रीविएशन है। IQR बस 75th परसेंटाइल माइनस 25th परसेंटाइल होता है, यानी Q3 माइनस Q1 से IQR पता चल जाता है, और इस IQR की हेल्प से आउटलायर्स ऑफ द डेटा सेट फाइंड आउट कर सकते हैं। आउटलायर नाम से ही पता चलता है, जो कि डेटा सेट्स में बहुत एक्सट्रीम पोजीशन जो नंबर्स होल्ड करते हैं उनको आउटलायर कह देते हैं, यानी ये बाहर निकल गए हैं। ज़रूरत से ज़्यादा वैल्यू होती है तो भी सर्टेन नंबर्स आउटलायर हो जाते हैं, और ज़रूरत से भी कम वैल्यू होते हैं तो भी सर्टेन नंबर आउटलायर हो जाते हैं। तो ज़्यादा वैल्यू वाले आउटलायर इस फॉर्मूले से पता चलते हैं, Q3 यानी 75th परसेंटाइल प्लस 1.5 इंटू इंटर क्वार्टाइल रेंज, जो कि अभी IQR डिस्क्राइब किया था इस फॉर्मूले से। इनका समेशन ज़्यादा वाला आउटलायर फाइंड आउट कर देता है, और सिमिलरली Q1 यानी 25th परसेंटाइल माइनस 1.5 इंटू IQR कम वैल्यू वाला IQR फाइंड आउट कर देता है। तो इस वैल्यू से जितनी भी कम वैल्यूज़ होंगी उस डेटा सेट में, वो सारी वैल्यूज़ आउटलायर्स हो जाएंगी, और इस नंबर से जितनी भी ज़्यादा वैल्यूज़ होंगी डेटा सेट में वो सारी वैल्यूज़ आउटलायर हो जाएंगी। तो तुम ये नोटिस करोगे कि 4th वीक तक की स्टैटिस्टिक्स यानी क्वालिफायर की स्टैटिस्टिक्स बहुत इजी है। बस इन फॉर्मूलाज को याद करना है, 1-2 बार इम्प्लीमेंट कर देना है प्रैक्टिस क्वेश्चंस में, कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है। नाउ कोवेरियंस किसी भी 2 न्यूमेरिकल वेरिएबल या 2 सेट ऑफ नंबर्स के बीच लीनियर एसोसिएशन को क्वांटिफाई करता है, और इसका फॉर्मूला थोड़ा थोड़ा वेरिएंस से मिलता जुलता है। तो इधर 2 वेरिएबल्स हैं न्यूमेरिकल, एक x है एक y है। तो जैसा कि वेरिएंस में करते थे, हर x की वैल्यू को उसके मीन से सब्ट्रैक्ट करना है, बस अब स्क्वायर नहीं करना है। दूसरे वेरिएबल में भी वही मेथड, हर y की वैल्यू को y के मीन से सब्ट्रैक्ट करना है और फिर आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, ना कि स्क्वायर करना है जो कि वेरिएंस में करते थे। और फिर जो प्रोडक्ट आएगा हर वैल्यू का, इस प्रोडक्ट का समेशन करके टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड करने पर कोवेरिएंस आ जाएगा। वही सेम पॉपुलेशन है तो n है, सिंपल है तो n-1 है। नाउ कोवेरिएंस की मदद से कोरिलेशन कोफिशिएंट पता कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में रहती है। इसको r से डिनोट कर देते हैं, और इसका ये रहा फॉर्मूला, x और y की कोवेरिएंस अपॉन प्रोडक्ट ऑफ x का स्टैंडर्ड डिविएशन इनटू y का स्टैंडर्ड डिविएशन, ये s ऑफ x यानी कि स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x। तो इस फॉर्मूले से कोरिलेशन कोएफिशिएंट पता चल जाता है। अभी ये सारे फॉर्मूले कॉम्प्लिकेटेड लग रहे होंगे, बट एक बार किसी भी प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ अप्लाई कर देना तो प्रैक्टिस में आ जाएंगे, और एग्जाम में कैलकुलेटर भी प्रोवाइडेड होगा, तो घर पर भी कैलकुलेटर्स के साथ सॉल्व कर लेना। एंड नाउ द फाइनल टॉपिक ऑफ क्वालिफायर, पॉइंट बाइसेरियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये डेटा सेट है, तो इधर तो जेंडर के लिए 1100 पहले से असाइन करा है, बट अगर मेल्स और फीमेल्स भी लिखा हो तो फॉर एग्जांपल मेल्स को 1 और फीमेल्स को 0 वैल्यू असाइन कर सकते हैं, या वाइस वर्सा रैंडम। तो अब इस डेटा सेट के कॉन्टेक्स्ट में फॉर्मूले पे वापस आते हैं। अब इधर जो y0 लिखा है ये मीन है फीमेल टेस्ट स्कोर्स का, और इधर जो y1 है वो मीन है मेल टेस्ट स्कोर्स का। तो मीन ऑफ मेल टेस्ट स्कोर्स को मीन ऑफ फीमेल टेस्ट स्कोर से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, और उसको डिवाइड कर देंगे पूरे न्यूमेरिकल वेरिएबल के स्टैंडर्ड डिविएशन से, यानी कि ये इरेस्पेक्टिव ऑफ फीमेल या मेल के टेस्ट स्कोर्स हैं, उन सब का ही स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल के डिवाइड कर देंगे, और ये सब मल्टीप्लाई इस वैल्यू से होगा। इधर फॉर एग्जांपल P0 जो है वो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एसोसिएटेड विद 0, यानी जितने भी नंबर ऑफ फीमेल टेस्ट स्कोर्स हैं उनको टोटल नंबर ऑफ टेस्ट स्कोर्स यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करने पे P0 आ जाएगा, और सिमिलरली P1 जो कि मेल टेस्ट स्कोर्स के लिए वो भी आ जाएगा। तो इनको मल्टीप्लाई करके इनका जो स्क्वायर रूट होगा वो ये वैल्यू हो जाएगी, और इस कैलकुलेशन से पॉइंट बाइसेरियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट आ जाएगा। अगेन कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट अपने आप कैलकुलेटर के साथ सॉल्व करोगे तो बहुत ईजी लगेगा। कुछ सिंपल थ्योरी के पॉइंट्स रह जाते हैं, जैसे कि डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस एंड इन्फरेंशियल एनालिसिस, और भी कुछ सिंपल थ्योरी रह जाती है, वो ग्रेडेड असाइनमेंट्स से देख लेना। बाकी दैट इज़ इट फॉर द वन शॉट स्टैटिस्टिक्स
for qualifier. And also a big thank you to Aditya. I don't know his surname, but he posted this formula sheet on Open Notes, which is very helpful obviously. क्वालिफायर में इतना ही सिंपल पूछते हैं, बस प्रैक्टिस कर लेना एंड यू आर गुड टू गो. सो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी. इंडिया बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम एंड बाय.